नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं केपलर का नियम, जो कि आपका ग्रेविटेशन चैप्टर से संबंधित है। और केपलर का नियम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि आपको 9th क्लास में तो पूछा ही जाता है, जूनियर क्लास से, और उसके बाद आपको पूछा जाएगा 11th में। और केपलर के नियम से बहुत सारे केपलर के ही नियम से गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो रिलेटेड है। और केपलर के नियम कंपटीशन के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि केपलर का नियम किससे संबंधित है। सबसे पहला क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो वो यही पूछ दिया जाता है कि केपलर का नियम किससे संबंधित है। तो केपलर का नियम जो है ग्रहों के गति से संबंधित है, कि ग्रह की गति जो होती है उसके संबंध में केपलर महोदय ने अपने नियम का प्रतिपादन किया है। और उनके नियम के बेसिस के आधार पर ही गुरुत्वाकर्षण के नियम को बनाया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा केपलर के नियम को। तो आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा ताकि आपको केपलर का नियम अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो केपलर का जो नियम है वो केपलर क्या क्या कहते हैं। फर्स्ट नियम में केपलर ने 3 नियमों को बताया है। केपलर के ग्रहों के गति के नियम से संबंधित उन्होंने 3 नियम का प्रतिपादन जो है वो किया है। और उसके पहले नियम के अनुसार से उनका कहना है कि जो सूर्य जो होते हैं वो केंद्र बिंदु पर तो रहते ही हैं। सूर्य जो है वो एक केंद्र बिंदु पर है और उसके चारों ओर जो ग्रह गति करती है। मान लीजिए कि यह ग्रह है और यह जो गति कर रहा है वह एक दीर्घवृत्तीय पथ पर सूर्य के चारों तरफ गति करती है, जिसमें सूर्य जो है वो क्या रहता है, फोकस पर रहता है। सूर्य क्या रहता है, फोकस पर रहता है। सूर्य हमेशा फोकस पर रहता है और ग्रह उसके तरफ जो है एक इक्लिप्टिकल जो है सरफेस पे, दीर्घवृत्तीय सरफेस पे जो है वो क्या करता है, मूव कर रहा होता है, गति कर रहा होता है। ठीक है, और मैंने पहले बताया कि यह क्या होता है, यह सूर्य जो है वो हमेशा फोकस पर रहता है। फर्स्ट लॉ इसका यही कहता है। तो आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि प्रत्येक ग्रह जो होते हैं, जितने भी ग्रह, प्रत्येक ग्रह इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य से संबंधित है, सभी ग्रहों से संबंधित है यह, कि प्रत्येक ग्रह जो होते हैं एक दीर्घवृत्त पर स्थित होते हैं और वे सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सूर्य इसके फोकस में रहता है। सूर्य इसके क्या रहता है, फोकस में रहता है। तो फोकस में किस प्रकार से रहता है, तो दीर्घवृत्त पथ पर यह फोकस किए हुए रहता है। ठीक है, और दूसरा नियम, इसका जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है। फर्स्ट लॉ तो ये कहता है, दूसरा लॉ क्या कहता है वह समझिए। जैसे ये तो फोकस पे रहा, दूसरा लॉ कहता है कि जब सूर्य के चारों तरफ जो है, सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्त पर सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा होता है, ग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी क्या कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। तो यहाँ पर जब पृथ्वी चक्कर लगाता है तो क्या होता है कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, सूर्य और ग्रहों के जो बीच का जो क्षेत्रफल होता है, इसको इस प्रकार से बताया गया। सूर्य तथा बीच के ग्रहों के बीच को मिलाने वाली रेखा का जो एरिया होता है, ये जो एरिया है, मान लीजिए ये जो एरिया है, ये एरिया का जो क्षेत्रफल है वो प्रत्येक पथ पर, चाहे वो यहां पर ही क्यों ना हो, तो वहां पर भी इसका जो एरिया होगा, टोटल जो एरिया होगा, अगर मान लीजिए घूमते घूमते यहां पर आ गया पृथ्वी, तो यहां पर जो एरिया होगा उसका एरिया और यहां पर जो एरिया है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दूसरा इनका जो है वो लॉ कहता है कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच मिलाने वाली जो रेखा होती है उसका हमेशा समान क्षेत्रफल होता है। मतलब चाहे वो यहां पर हो या यहां पर हो, उसको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसके बीच जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, हमेशा समान रहेगा। और
अगर आप इसको इस तरीके से बताएं, मान लीजिए कि ये ए बी सी और डी है, तो और ये आपका ई एफ जी और एच है, तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। इनका दूसरा नियम यह कहता है, ठीक है। और तीसरा नियम कहता है कि सूर्य और ग्रहों के बीच जो औसत दूरी होता है, उसका जो औसत दूरी होता है, मान लीजिए यहां से इसी डायग्राम में समझ लेते हैं, तो इनके बीच जो औसत दूरी है सूर्य तथा किसके का जो तीसरा नियम है वो यह कहता है कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच, सूर्य और ग्रहों के बीच जो औसत दूरी है, सूर्य तथा ग्रहों के बीच की औसत दूरी, यानी इसके बीच जो औसत दूरी है, मान लीजिए कि औसत दूरी क्या है, r है, तो औसत दूरी का घन जो है वह इसके चक्कर लगाने का, यानी कि इसके समय अंतराल का, ये जो चक्कर लगा रहा है उसके समय अंतराल के वर्ग का सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। समय यहाँ पर जो परिभ्रमण काल है इसका, उसके वर्ग का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। फिर से मैं बताता हूं इसको कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच के दूरी का औसत दूरी आप ले लीजिए, बीच के औसत दूरी के उसका घन यानी कि क्यूब, यानी कि r जो है वो r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, यहाँ पर उसके परिभ्रमण काल का कितना जो है समय में वो घूमता है, उसके वर्ग का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका आपका कहता है, कौन सा नियम कहता है, ये थर्ड लॉ कहता है। तो आज और ये टोटल लॉ जो है आपको नीचे में लिखा हुआ मिल रहा होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने आपको जो है यहाँ पर समझा दिया इसको 1 बाय 1 करके। फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स रहता है इसमें तो वो आप जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं अगले क्लास में केपलर के नियम से ग्रेविटेशन का लॉ किस प्रकार से रिलेटेड है वो मैं बताने का प्रयास करूंगा आपके बीच में। अगला नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें ये बताने का प्रयास करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।